हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी ब्लड कैंसर के बारे में और आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के बारे में। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल्स में होने वाला सबसे कॉमनेस्ट कैंसर यानी सबसे आम कैंसर है और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इंडिया द्वारा ये एस्टिमेटेड है कि 2025 तक इसमें 13% का इजाफा हो जाएगा। और इंडिया के हैदराबाद जो सिटी है और उसी के जैसे और मेट्रो शहरों में और बड़े शहरों में ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस रेट है यानी जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वो हाईएस्ट रेट है। तो आगे चलते हैं, ब्रेस्ट जो कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, तो यानी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट जो सिम्टम है ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट लंप यानी गांठ। वो गांठ दबाने पर ही विजिबल आपको फील हो सकती है या कई बार सिर्फ देखने पे भी विजिबल हो सकती है ब्रेस्ट लंप। इसके अलावा बगल में पेन हो सकता है, बगल की स्किन में या फिर जो ब्रेस्ट की स्किन में इरिटेशन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, निप्पल पुल्ड अप हो सकता है, निप्पल में टेढ़ापन आ सकता है, ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन जो है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसमें डिम्पलिंग हो सकती है या जो निप्पल है उससे किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस तरीके से जो ब्रेस्ट कैंसर है अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में ही स्टार्ट होगा। वो ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स में ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट होता है। और ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स के मुकाबले ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करते हैं और ये एक जगह ब्रेस्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे लंप बना देते हैं और यही लंप फील होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमनली होता है एज ए लंप स्टार्ट होता है। लेकिन ब्रेस्ट में अगर कोई लंप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर है। 80% ऑफ द ब्रेस्ट लंप्स जो मिलते हैं वो कैंसरस नहीं हो, लेकिन हर लंप का इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड क्योंकि कोई भी लंप कैंसरस हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो तो मोस्टली वुमेन्स में होते हैं, महिलाओं में होते हैं, बट 1 से 2% पुरुषों में भी हो सकते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर। आगे हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। उसमें है फैमिली हिस्ट्री। 5 से 10% कैंसर्स में ऐसा देखा गया कि उनकी पीछे फैमिली हिस्ट्री थी, यानी उनके परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी न किसी को ब्लड कैंसर था। अगला है बढ़ती हुई उम्र, इंक्रीजिंग एज, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अगला है डेंस ब्रेस्ट। डेंस ब्रेस्ट क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। उसमें फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम डेंस ब्रेस्ट कहते हैं। ऐसे में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। आगे जो रिस्क फैक्टर हैं वो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी महिला को एक स्तन में ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो दूसरे स्तन में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगले रिस्क फैक्टर हैं रेडिएशन एक्सपोजर। किसी इलाज के लिए अगर आपको रेडिएशन थेरेपी वगैरह दी जा रही है तो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी अगला रिस्क फैक्टर है, मोटापा। अर्ली मेंस्ट्रुएशन या लेट मेनोपॉज, यानी अगर 12 साल या उससे पहले जो पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और जो पीरियड बंद होते हैं वो 55 साल के बाद बंद होते हैं, तो ऐसे महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन महिलाओं को जो पहला चाइल्ड बर्थ होता है वो 35 साल के बाद होता है, ऐसे महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होती है। या उन महिलाओं में जिनमें कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है उनको भी इस तकलीफ़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी एक हार्मोनल थेरेपी होता है, कईयों बार जो फीमेल्स को लेना पड़ता है, उनमें भी ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो महिलाएं ड्रिंक करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं और फिज़िकली इनएक्टिव हैं या लॉन्ग टर्म जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको लेती हैं, तो ऐसी महिलाओं में भी जो ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो आगे चलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट कैसे होता है और कहाँ होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम एनाटमी के बारे में बात करते हैं ब्रेस्ट की। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक ब्रेस्ट की एनाटमी है। पीछे जो मसल्स हैं उसके ऊपर जो ब्रेस्ट के कुछ टिश्यू दिखाए गए हैं, इनमें आप एक देख रहे हैं लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स जो होते हैं इसको हम मिल्क ग्लैंड समझ सकते हैं। अगला होता है जो मिल्क लॉब्यूल से जो डक्ट्स आती हैं, जो पाइप्स आती हैं निप्पल तक, उनको हम डक्ट्स कहते हैं। फिर ये निप्पल है, फिर ये
फैट्स है यानी एडिपोज टिश्यू हैं, और ये लिम्फेटिक्स हैं, और साथ में ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होते हैं लॉब्यूल्स में होते हैं या फिर डक्ट्स में होते हैं, यानी मिल्क ग्लैंड या फिर मिल्क डक्ट में होते हैं। तो ऐसे अगर मिल्क डक्ट में जो कैंसर होते हैं और वो सिर्फ मिल्क डक्ट के अंदर ही हैं और मिल्क डक्ट से बाहर नहीं गए हैं, तो उनको डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। ये हाईली ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन इस स्टेज पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डक्टल कार्सिनोमा पहचान में नहीं आते। और जिस स्टेज पर ये पहचान में आते हैं वो है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, यानी डक्ट से जो कैंसर सेल्स हैं वो बाहर निकल गए हैं ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू बाहर निकल के जो फैल गए हैं लिम्फेटिक्स में। इस स्टेज पर मोस्ट ऑफ द कैंसर 70 to 80% जो है डायग्नोज होते हैं, और ये थोड़ा इन्वेजिव कंडीशन हो जाती है, थोड़ा सीरियस कंडीशन हो जाती है। ऐसे कैंसर्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर मेटास्टेसिस यानी ये जो डक्ट से निकल करके इन लिम्फेटिक्स के द्वारा और ब्लड वेसल्स के द्वारा और बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिए गए हैं, जैसे लीवर्स में, बोन में, तो ऐसे कैंसर्स को ट्रीट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे जो हम बात कर रहे थे मिल्क ग्लैंड यानी लॉबुलर कार्सिनोमा, वो भी अगर मिल्क ग्लैंड से कैंसर सेल बाहर नहीं निकले हैं तो उनको हम लॉबुलर कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। और अगर मिल्क ग्लैंड से कैंसरस बाहर निकल गए हैं, मेटास्टेसाइज हो गए हैं, तो उनको हम इन्वेजिव लॉबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। होता है जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है वो MRI है। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, एक सेक्शन देख रहे हैं जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू दिखाया गया है, उसमें एक कैंसरस ट्यूमर दिखाया गया है, और एक नीचे आप देख रहे हैं बेनाइल लम्प दिखाया गया है। जो कैंसरस ट्यूमर है लॉब्यूल्स में हो गया है, उसको थोड़ा सा अलग कलर करके दिखाया गया है। तो क्या हो अगर ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट ना किया जाए, सिम्टम्स मिल गए हैं लेकिन इनको छोड़ दिया जाए या इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये जो कैंसर्स हैं ब्रेस्ट वाले ऑर्गन से निकल के ब्लड या लिम्फेटिक्स के द्वारा बाकी ऑर्गन्स में, लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, बोन्स में जो है जाके वहाँ पे इनकी सीडिंग हो जाती है, और वहाँ पे इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है, और वहाँ पे इफ़ेक्ट आने लगते हैं। ये बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं, और फिर ऐसे जो मेटास्टैटिक जो कार्सिनोमा है उनको ट्रीट करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इनके प्रिवेंटिव मेजर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्लड कैंसर को इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज में इसको पहचान लिया जाए और उसका सही से ट्रीट कर दिया जाए, ताकि वो आगे ना बढ़े और ज़्यादा सीरियस कंडीशन को ना जन्म दे। तो बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में जो हम देखते हैं, जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमने देखा ब्रेस्ट लम्प्स बहुत कॉमन है, और अधिकतर जो ब्रेस्ट लम्प स्टार्ट होते हैं वो पेनलेस होते हैं, उसमें तकलीफ़ नहीं होता है। और जो 60 to 80% ऑफ द ब्रेस्ट लम्प हमने देखा कि नॉन कैंसरस भी होते हैं, और अगर इस स्टेज में ब्रेस्ट लम्प पकड़ में आ जाए तो उनका रिसेक्शन हो जाएगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो घर में खुद कर सकती हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकती हैं, और उसमें ये पता लगा सकती हैं कि ब्रेस्ट के जो टिश्यू है नॉर्मल है, या उनमें कोई गांठ तो नहीं है, या कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। और इन केस अगर ऐसा हो रहा है और ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो अपने क्लिनिशियन के पास, अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो विज़िट करके इसका जो है डायग्नोस्टिक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम हालांकि सारे कैंसर्स को नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कोई भी महिला अपने आप अपने जो है कंफर्ट जोन में कर सकती है। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम कब स्टार्ट होना चाहिए? एट द एज ऑफ 20। ये हर महीने में एक बार होना चाहिए। और कब होना चाहिए? जब ये पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। और अगर जो फीमेल है नॉन मेंस्ट्रुएटिंग है, जिसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो वो किसी भी महीने का कोई भी एक दिन फिक्स कर सकती है, उस डेट को वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम कर सकती है। अगला स्क्रीनिंग टेस्ट आता है मेमोग्राम। मेमोग्राम में लो डोज एक्सरे का रेडिएशन होता है, एक तरह से एक्सरे होता है, उससे एग्जामिनेशन करते हैं कि अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है। तो ये हुई बात स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद अगर कुछ ऐसा आपको मिलता है तो आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? कोई भी अगर आपको लंप फील होता है या ब्रेस्ट में कोई चेंजेस मिलते हैं, स्किन में कोई चेंजेस मिलते हैं, ऐसी फीलिंग
कुछ है या कुछ ऐसी फाइंडिंग है तो आपको अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। कोई भी ब्रेस्ट के निपल से डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, रेडिश कोई डिस्चार्ज हो रहा है, पिंकिश कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ब्रेस्ट के लंप पे कोई रेडनेस है, कोई डिम्पलिंग है या किसी प्रकार की सूजन है या स्किन में जो एबनॉर्मलिटी है, तब भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और निप्पल की डायरेक्शन अगर बदल गई है, निप्पल में टेढ़ापन आ गया है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनको लेकर आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और इस बारे में बात करना चाहिए। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो इसकी डायग्नोसिस की जाती है। मान लीजिए एक लंप मिला, तो उसकी डायग्नोसिस के तरीके क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को हम कहते हैं सोनोग्राम। ये सबसे इनिशियल टेस्ट है जिसमें कोई रेडिएशन यूज़ नहीं होता और एक जो डॉक्टर होता है वो आराम से कंफर्ट जोन में इसको एज ए इनिशियल टूल यूज़ करके अंदर देख सकता है कि वाकई कोई हार्ड मटेरियल अंदर कोई गांठ है या कोई अंदर सिस्टिक मटेरियल है जिसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं भरा हुआ। इसके बाद अगला टेस्ट आता है मेमोग्राम। मेमोग्राम में लो डोज एक्सरे यूज़ किया जाता है। आजकल 2D और 3D मेमोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जो कि मल्टीपल जो साइड से एक्सरे करके उसकी एक 3D पिक्चर बना सकते हैं और उसमें और डिटेल में देखा जा सकता है। अगला जो बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है वो MRI है। MRI के अलावा बायोप्सी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कम की जा सकती है। बायोप्सी में क्या होता है कि जो एबनॉर्मल टिश्यू है उसका एक टुकड़ा निकाल करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये बायोप्सी कई टाइप की होती है। एक तो नीडल बायोप्सी होती है जिसमें सिर्फ एक नीडल मात्र से, सुई मात्र से एक उसका छोटा सा मटेरियल निकाल सकते हैं, या ओपन या सर्जिकल बायोप्सी भी हो सकती है जिसमें सर्जरी द्वारा कट करके पूरी की पूरी गांठ ही निकाल के उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोनल रिसेप्टर्स के बारे में पता करते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरे हैं, ये नॉर्मल ब्रेस्ट के एक्सरे हैं ब्रेस्ट डेंसिटीज़ को दर्शाने के लिए। तो रेडियोलॉजिस्ट जो है इसको क्लासीफाई करते हैं। आप जो 4 इमेजेस देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वाला है ये ऑलमोस्ट फैटी टिश्यू है। ऐसे ब्रेस्ट में फैटी टिश्यू बहुत ज़्यादा है और जो लास्ट वाला देख रहे हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं इसमें फाइब्रोग्लैंडुलर है, यानी फाइब्रस टिश्यू भी है और ग्लैंडुलर टिश्यू भी इसमें ज़्यादा है। और जो थर्ड वाला है ये हेट्रोजीनियसली डेंसिटी है, कहीं पे फाइब्रस ज़्यादा है, कहीं पे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है और एक्सट्रीमली डेंस जो लास्ट वाला ये अभी जैसे हमने बात की। तो ये 4 टाइप के जो है नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू हैं जो कि एक्सरे पे यानी मेमोग्राम पे दिखाई देते हैं। तो ये हमने रिस्क फैक्टर में बात की थी, डेंस ब्रेस्ट भी एक रिस्क फैक्टर है। तो डेंस ब्रेस्ट ये आप देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ वाला जो इमेज है ये डेंस ब्रेस्ट है। तो ऐसे ब्रेस्ट में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये जो आप इमेज आप देख रहे हैं ये मेमोग्राम है यानी ब्रेस्ट का एक्सरे है। इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट इमेज में ये कैंसरस सेल है और जो दूसरी इमेज है उसमें ये डेंस ब्रेस्ट है, उसमें भी कैंसरस सेल है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहली वाली इमेज है जहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू यानी फैटी जो टिश्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कैंसर को पहचानना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डेंस ब्रेस्ट में। डेंस ब्रेस्ट में कैंसर छुपा हुआ है, उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। ये इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, तो इसलिए MRI जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। NCRP यानी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ये रेकमेंड करता है कि जो फीमेल्स को आफ्टर 20 एक रेगुलर जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम करना चाहिए कम से कम एक बार महीने में, और अगर कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर होना चाहिए और एक ऑप्टिमल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। ओबेसिटी जो है रिस्क फैक्टर है और अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, तो ये जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी।